नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंजलि यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछले क्लास में बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ जाना, जैसे कि बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है। और जब अर्थ में हमने जाना कि बायोलॉजी शब्द का जो अर्थ होता है यानी सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन जो बायोलॉजी शब्द का अर्थ होता है, तो इसमें जो एक वर्ड आया सजीव, तो हमने इसके बारे में भी जाना कि आखिर सजीव होते क्या हैं, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिससे हम ये जान पाएंगे कि ये सजीव है। तो हमने पिछले कक्षा में यह पढ़ा था, जैसे कुछ उनकी विशेषताओं के बारे में जाने कि सजीव का शरीर जो होता है कोशिकाओं से निर्मित होता है, उसकी कोशिकाओं में कुछ ये जीव द्रव्य होते हैं, और फिर सजीव जो होते हैं पोषण करते हैं, पाचन करते हैं, श्वसन करते हैं, वो वृद्धि करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ये सभी विशेषताओं के बारे में बात की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन क्लास पार्ट 2 को लेकर आए हैं, क्योंकि पिछली कक्षा में कुछ बातें छूट गई थी जिसे आज के क्लास में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज फिर से हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में ही। बायोलॉजी वर्ड के बारे में ही बात करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि यह जो बायोलॉजी है यानी जीव विज्ञान, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, और यह जो जीव विज्ञान है बायोलॉजी है, इसके जनक कौन है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जनक के बारे में। जीव विज्ञान के जनक के बारे में बात करेंगे। जीव विज्ञान के जनक, तो जीव विज्ञान के जनक के रूप में हम अरस्तु महोदय को जानते हैं। एक बहुत ही सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थे अरस्तु, जिसे हम जीव विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। और ये जो अरस्तु हैं, इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है, उसके बारे में भी जानते हैं। तो अरस्तु की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है अरस्तु की पुस्तक, अरस्तु की पुस्तक, जिसका नाम है हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया। नाम क्या है? हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया। हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया, हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया। इसे हम हिंदी में भी इसी प्रकार लिखेंगे, हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया। हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया जो कि अरस्तु की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इसी पुस्तक में इन्होंने बायोलॉजी के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब आगे हम बात करते हैं बायोलॉजी शब्द की। तो यह जो बायोलॉजी शब्द है, यह जो बायोलॉजी शब्द है, इसे एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक लेमार्क और क्लेविरेनस ने दी। बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी
यानी जीव विज्ञान। बायोलॉजी वर्ड, बायोलॉजी शब्द लैमार्क और ट्रेविरेनस, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने प्रतिपादित किया। बायोलॉजी शब्द जो है वो लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने दिया। अब वैज्ञानिक से एक और वैज्ञानिक जिनका नाम हेक्सले है, उनका कथन मुझे याद आ गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, तो उसे भी यहाँ नोट कर लेते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेक्सले। हालांकि यह कथन जीव द्रव्य से रिलेटेड है, जो हमने पिछली कक्षा में जीव द्रव्य के बारे में पढ़ा, वहां हमें नोट कर देना था, बट ध्यान से निकल गया, तो कोई नहीं, यहाँ हम कर देते हैं। एक वैज्ञानिक थे हेक्सले। तो हेक्सले के अनुसार, हेक्सले का एक कथन है, हेक्सले के अनुसार जीव द्रव्य, हेक्सले के अनुसार जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार है। हेक्सले महोदय ने एक कथन दिया कि जो हमारी कोशिका के अंतर्गत पाया जाने वाला जीव द्रव्य है, वह जीवन का भौतिक आधार है। यानी हम कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म is physical basis of life। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। चलिए अब इससे आगे हम जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे आगे हम जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। वैसे जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, करीब 50 से 55 शाखाएं हैं जीव विज्ञान की, लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम यहाँ पीएचडी होल्डर बनने नहीं आए हैं। हम बस उतना ही पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो जीव विज्ञान की जो 50 से 55 शाखाएं हैं, उनमें से हम केवल 4-5 शाखाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें से एक हमारा हो जाएगा जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, बॉटनी का हिंदी क्या होगा, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जेनेटिक्स की बात करेंगे यानी आनुवंशिक विज्ञान, और फिर चलिए बात करते हैं जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। जीव विज्ञान
की शाखाएं, जीव विज्ञान की शाखाएं, जिसे हम कहेंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात करते हैं। तो मुख्यतः हम 4 शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से हम जीव विज्ञान के 4 शाखाओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन 4 शाखाओं से ही हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहली शाखा हो गई जूलॉजी। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। अगली बात करें तो अगली शाखा हमारी हो गई बॉटनी। अगली शाखा हमारी हो गई बॉटनी। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। अगली शाखा हमारी हो गई वनस्पति विज्ञान। इसके आगे हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स, जिसे हम कहते हैं आनुवंशिक विज्ञान। आनुवंशिक विज्ञान। और इससे आगे की बात की जाए तो एक और हमारा है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, जिसका हिंदी होगा सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके बाइलिंगुअल पढ़ाने का, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मुख्य रूप से हम इन्हीं 4 शाखाओं के बारे में अपने बायोलॉजी के सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। तो आगे आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, बायोलॉजी की कुल 50 से 55 शाखाएं हैं। 55 शाखाएं हैं। 55 शाखाएं हैं। लेकिन इन 55 शाखाओं में हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से इन्हीं 4 शाखाओं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे। तो संक्षिप्त में हम इन सब के बारे में जान लेते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन इसका और भी क्लासेस के माध्यम से होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जूलॉजी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जूलॉजी के बारे में, जिसका हिंदी होगा जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। जूलॉजी का हिंदी जंतु विज्ञान। सबसे पहला हम बात करेंगे जूलॉजी के बारे में।
जंतु विज्ञान के बारे में। तो यह जो जंतु विज्ञान है, इसके जनक, जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो जंतु विज्ञान के जनक भी हमारे अरस्तु महोदय कहलाते हैं। हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो यहाँ हम अब पढ़ रहे हैं कि जब हम जंतु विज्ञान की बात करेंगे तो वही अरस्तु महोदय हैं जिन्हें जीव विज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है, उन्हीं को जंतु विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन हो गए? अरस्तु हो गए। और इनकी पुस्तक तो हमने पिछले स्लाइड में लिखा ही दिया था। इनकी पुस्तक क्या थी? हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया। हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया। हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया। अब इससे आगे और भी शाखाओं के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेनेशन यहाँ लेते हैं। बाकी उसके बारे में विस्तार पूर्वक हम बहुत सारी क्लासेस के माध्यम से करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बॉटनी के बारे में। यहाँ बस हम ये जान लेंगे कि इसके फादर कौन हैं और उनसे रिलेटेड अगर कुछ मुख्य बातें रहेंगी तो उस पर चर्चा कर लेंगे। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे जीव विज्ञान की दूसरी ब्रांचेस के बारे में, जिसे हम कहेंगे बॉटनी। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। बॉटनी का हिंदी होगा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। तो यह जो वनस्पति विज्ञान है, इसके पिता यानी जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसके जनक जो हैं थियोफ्रेस्ट हैं। फ्रेस इसके जनक के रूप में जाने जाते हैं थियोफ्रेस्ट। थियोफ्रेस्ट इन्हें वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। और ये जो थियोफ्रेस्ट हैं, इनकी भी एक बहुत ही प्रमुख पुस्तक है। थियोफ्रेस्ट की पुस्तक इनकी एक प्रमुख पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। ये वनस्पति विज्ञान के जनक थे, तो इन्होंने प्लांट पे बहुत सारे रिसर्च किए हैं। तो इनकी पुस्तक का नाम भी कुछ ऐसा ही है। आप इस प्रकार नाम भी याद रख सकते हैं। नाम क्या है? हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। प्लांटेरम पुस्तक का नाम हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। इसे हिंदी में भी इसी तरह लिखेंगे, हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। हिस्टोरिका ऑफ
प्लांटेरम। अब हम अगले पॉइंट की बात करें तो हमारी जीव विज्ञान की अगली जो शाखा थी उसका नाम था जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जिसे हम कहते हैं आनुवंशिक विज्ञान। आनुवंशिक विज्ञान। आनुवंशिक विज्ञान। अब इस आनुवंशिक विज्ञान यानी जेनेटिक्स के फादर कौन है? तो इसके जनक, आनुवंशिक विज्ञान के जनक के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। इन्होंने एक बहुत ही मजेदार रिसर्च किया मटर के पौधों के रूप में, उसे हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ बस ये जान लेते हैं कि इसके जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। अब अगली शाखा की बात की जाए तो हमारी अगली शाखा क्या थी? हमारी अगली शाखा थी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जिसे हम हिंदी में सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान। यह जो माइक्रोबायोलॉजी है इसके जनक यानी पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी के जनक या फादर के रूप में जाना जाता है ल्यूवेनहॉक को। ल्यूवेनहॉक को इनके जनक के रूप में जाना जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के जनक ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक इसके जनक हुए और इनकी एक बहुत ही प्रमुख खोज थी जिसके बारे में हम जानते हैं। तो ये ल्यूवेनहॉक ने ल्यूवेनहॉक ने 1676 यानी 1676 को 1676 ईस्वी में जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज की। जीवाणु जिसे इंग्लिश में हम बैक्टीरिया कहते हैं। तो इस बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। बैक्टीरिया की खोज की। इस ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। आगे हम एक और चीज की बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे थोड़ा वायरस के बारे में यानी विषाणु। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन क्लास में वायरस की बात कहाँ से आ गई? तो वायरस की बात इसलिए सामने आई क्योंकि बहुत से लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर ये जो वायरस है यह सजीव है या निर्जीव। क्योंकि बायोलॉजी में तो हमने ये पढ़ा कि बायोलॉजी जो होता है वह सजीवों का अध्ययन होता है। तो सजीवों की जो विशेषताएं हमने पढ़ी उसमें से बहुत सारे लोगों को बैक्टीरिया के बारे में कंफ्यूजन रहता है। तो आज इस कंफ्यूजन को बिल्कुल हम दूर करने वाले हैं।
आज जब हम वायरस के बारे में बात करेंगे, वह सब सुनने के बाद आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर वायरस जो है वो सजीव है या निर्जीव। तो चलिए आगे हम बात करते हैं वायरस के बारे में। आगे बात करेंगे वायरस के बारे में। वायरस यानी विषाणु। वायरस को हिंदी में विषाणु कहा जाता है। वायरस को हिंदी में हम विषाणु कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यह जो वायरस है, यह ना ही सजीव है ना ही निर्जीव है। अब आपको लग रहा होगा कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो यह जो वायरस है, इसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना होता है। और हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पिछली कक्षा में जो सजीवों की विशेषताएं पढ़ रहे थे, उसमें फर्स्ट पॉइंट यही था कि सजीव जो होते हैं उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन यह जो विषाणु है इसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विषाणु निर्जीव है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसका शरीर खुद कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना होता है, लेकिन जब यह किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, किसी दूसरे होस्ट सेल में यानी पोषित कोशिका में प्रवेश करता है, तब यह अचानक वृद्धि करने लगता है। तो अगर इस आधार पे देखा जाए तो इसे हम सजीव कहेंगे, क्योंकि जब यह होस्ट सेल में आया तब तो यह वृद्धि करने लगा, भले ही इसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना है। तो वैज्ञानिकों ने एक बीच का रास्ता इसे मान लिया। वैज्ञानिकों ने यह कह दिया कि जो हमारा वायरस है यानी विषाणु, वह क्या है कि ना तो सजीव है ना तो निर्जीव है, लेकिन विषाणु को सब लोगों ने क्या मान लिया कि यह सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है, सजीव और निर्जीव के बीच की एक संपर्कित कड़ी है, ऐसा हमारे वैज्ञानिकों ने मान लिया है। तो यह जो विषाणु है, इसका शरीर, इस विषाणु का शरीर कोशिकाओं से निर्मित नहीं होता है, कोशिकाओं से निर्मित नहीं है। लेकिन बात यही नहीं रुकी, इसका शरीर बस कोशिकाओं से निर्मित नहीं है, लेकिन जब भी यह किसी पोषित कोशिका के संपर्क में आएगा, परंतु जब यह किसी पोषित कोशिका यानी होस्ट सेल, पोषित कोशिका को हम होस्ट सेल कहते हैं। जब भी यह किसी पोषित कोशिका होस्ट सेल के संपर्क में आता है, संपर्क में आता है तो इसमें तीव्र वृद्धि प्रारंभ हो जाता है। तीव्र वृद्धि प्रारंभ हो जाता है। इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं 4 साल पहले कोरोना काल की। कोरोना काल में क्या हुआ था, जो कोरोना वायरस था वह मतलब कि
कोई थी कोशिका के, कोई ऐसा मतलब थी ये सजीव जैसा कुछ इसके अंदर था नहीं कि इसके अंदर कोशिका है जिससे हम इससे जल्दी राहत पा सके। लेकिन यह क्या कर रहा था कि जब भी किसी के शरीर में गया, जब भी इसे एक होस्ट सेल मिल गया, तो वहां इसकी इतनी तीव्रता से वृद्धि होती थी कि मतलब बहुत सारे लोगों की तो अचानक मौत ही हो जाती थी। तो यही वायरस की कहानी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है जब इसके पास सेल ही नहीं है, यह जो वायरस है इसके शरीर में कोई सेल नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यह किसी होस्ट सेल में जाए तो अचानक से वृद्धि करने लगे। तो इसका भी कारण है मेरे पास, चलिए ये भी जानते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि विषाणु विषाणु यानी वायरस के शरीर में, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विषाणु के शरीर में डीएनए, जो कि एक आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए या आरएनए, डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है। यही वजह है कि कोशिका ना रहने के बावजूद भी जब यह वायरस किसी अन्य होस्ट सेल में जाता है तो वह तीव्रता से वृद्धि करने लगता है, उपस्थित होता है। अब हम डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म जान लेते हैं। डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म जान लेते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसे हिंदी में भी इसी तरह लिखेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब एक हमारा बच गया आरएनए। आरएनए बच गया, तो आरएनए को हम यहाँ लिख देते हैं।
कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप लोग नोट कर ही लेंगे। RNA, यह जो हमारा RNA है इसका फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसे हिंदी में भी हम इसी तरह लिखेंगे, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। जहां डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, वहीं आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि जब भी हमारा क्लास आए तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपके जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं, जो भी आपके दोस्त हैं या कोई भी सगे संबंधी जो कि बायोलॉजी की कोई भी क्लासेस खोज रहे हैं जिसमें अच्छे अच्छे कंटेंट मिले, तो उन तक इस क्लास को जरूर पहुंचाएं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और जिसे डिस्क्रिप्शन में जाने में परेशानी है तो उसका लिंक हम कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देंगे, तो उससे भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग जाकर जरूर ज्वाइन कर दें, क्योंकि वहां भी बहुत कुछ मिल रहा है आपको। हमने जो भी क्लासेस ली है उसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर जाता है, और उसके अलावा हर शाम जो भी हमारी क्लास हुई उसके एक्सप्लेनेशन, उसके जो भी फैक्ट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, सबको मिलाकर क्विज तैयार किया जाता है, और वह क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो आप लोग जाकर जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।